हे गाइस, आज की वीडियो में हम विजन आईएएस के जो करंट अफेयर अक्टूबर 2020 का इकोनॉमिक सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, यहाँ पे पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है? इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक विथ रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी। और इस बार जो ये जो रिपोर्ट है, इसका टाइटल क्या था? पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो फॉर्च्यून रिवर्सल हो गया, फॉर्च्यून का जो गुड लक था उसका रिवर्सल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो इसमें जो है 3 रीज़न के बारे में बात की जा रही है कि किस किस की वजह से रिवर्सल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। पहले बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी आपको याद रखना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी किसको बोलते हैं? जो एक्सट्रीम पॉवर्टी डिफाइन है वो डिफाइन की गई है $1.90। ठीक है, या उससे कम 1.90 के इक्वल या उससे कम अगर कोई अर्न करता है पर डे। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्सट्रीम पुअर बोला जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 145 to 150 पर डे, जो इससे कम अर्न करता है। देखो यहाँ पे 145 to 150 पर डे, जो इससे कम अर्न करता है उसे एक्सट्रीम पुअर बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है 3 रीज़न के बारे में। कौन कौन से 3 रीज़न बताए गए हैं इस रिपोर्ट में? वर्ल्ड बैंक जो रिलीज़ करती है उस रिपोर्ट में कौन कौन से 3 रीज़न बताए गए हैं? एक तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑब्वियस है कोविड-19। ठीक है, सेकेंड है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो हम लोग जैसे मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर देखा जाता है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट सेकेंड रीज़न है। और थर्ड रीज़न भी मोस्ट ऑब्वियस है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इन तीनों रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा पुअर लोग, एक्सट्रीम पॉवर्टी मीन्स एक्सट्रीमली पुअर हो रहे हैं। तो अभी तक क्या था, जो ग्लोबल पॉवर्टी लेवल था वो कम होते जा रहा था, बट अब क्या है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 और ये सब की वजह से जो प्रेडिक्ट की जा रही है कि 2019 से 2021 में जो पॉवर्टी लेवल होगा, एक्सट्रीम पुअर का जो लेवल होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो, कोविड-19 में बोल रहा है साउथ एशिया जो है वो हार्डेस्ट हिट रीजन होगा। ठीक है, जो साउथ एशिया रीजन होगा वो मोस्ट अफेक्टेड रीजन होगा। और उसके बाद क्या होगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जैसे बात की जा रही है कि मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड पुअर कहाँ रहते हैं? आर्म कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मिडिल ईस्ट। ठीक है, और थर्ड रीज़न इसमें बताया गया क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग क्या होते हैं? मूव करते हैं। उस क्लाइमेट रिफ्यूजीज एक न्यू वर्ड है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें क्या बोला गया है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी मीन्स वो होता है जो बॉटम 40% के लोग होते हैं वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी मीन्स वो लोग पुअर होते हैं। ठीक है, तो उन लोग को जब इंक्लूड करने की बात की जाती है ना, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे वो उनको किसी भी तरीके से जब इंक्लूड करने की बात की जाती है बाकी लोगों की तरह, है ना, तब उसे कहा जाता है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, उस टर्म्स में कहा जाता है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है बॉटम 40 लेवल की अगर जब होगी तभी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी कही जाएगी। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड इस रिपोर्ट में कुछ कुछ बोला गया है। देखो ये देख लेते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जो था, इतने टाइम से क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो जा रही थी, बट अब क्या होगी? कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ ग्लोबल पुअर, तो जो वर्ड है न्यू पुअर, अब दे विल प्रोबेबली बी द न्यू पुअर, अब वो न्यू पुअर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी जैसे कोविड-19 की वजह से जिनकी जॉब गई है या फिर कुछ और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो वो एक न्यू अर्बन पुअर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या क्या बताया? देखो पॉलिसी रिस्पॉन्स अच्छी होनी चाहिए। पॉलिसी रिस्पॉन्स में हमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द पुअर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग प्रोफाइल। ठीक है, तो पुअर की जैसी कंडीशन है या फिर जो मिडिल क्लास लोग की जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से हमें पॉलिसी लानी पड़ेगी। लर्निंग लेसन्स, पोवर्टी एक्शन नीड टू बी द, देखो यहाँ पे क्या है, हॉटस्पॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेट चेंज है ये सब के हॉटस्पॉट में जाके हमें बनाना पड़ेगा पॉलिसी। ठीक है, और लर्निंग लेसन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखो इमरजेंसी एक्शंस लेने चाहिए। क्लोजिंग द गैप बिटवीन पॉलिसी एस्पिरेशन एंड अटेनमेंट। ठीक है, तो पॉलिसी जैसा हम सोचे वैसे ही अटेन कर पाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, देखो इंडिया स्पेसिफिक कुछ रिपोर्ट्स हैं पॉवर्टी इन इंडिया। तो जो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो ये कौन रिलीज़ करता है? ये यूएनडीपी रिलीज़ करता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ह्यूमन क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी रिलीज़ करता है इस रिपोर्ट को। तो उस रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर है वो कितने हैं? 28% ऑफ वर्ल्ड। सोचो 25% से भी ज़्यादा मीन्स 1/4 से भी ज़्यादा, वर्ल्ड के 1/4 से भी ज़्यादा पुअर, मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडिया में रहते हैं, ये चीज़ इसमें बोली गई थी। ठीक है, अब इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन करता है वो कौन करता है? दैट इज़ कैरिड आउट बाय नीति आयोग। एंड एट वर्ल्ड लेवल
वर्ल्ड लेवल में कौन कैरिड आउट करता है? वर्ल्ड बैंक, है ना। और सेंट्रल लेवल मीन्स इंडियन लेवल पे, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो वो कौन करता है? नीति आयोग। और इंडिया में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे होता है, ना ही इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इनकम नहीं देखी जाती। जैसे अगर हम नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इसमें बोला गया था 145 to 150 पर डे अगर कोई अर्न करता है, तो यहाँ पे अर्निंग नहीं देखी जाती, इनकम नहीं देखी जाती, क्या देखी जाती? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यू कैन से, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो सबको पता है आप लोग को नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, ठीक है। तो किसे मिला है? रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रॉम, इनको मिला है फॉर देयर ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। ऑक्शन थ्योरी क्या होता है? देखो, ऑक्शन क्या होता है कि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन जैसे नीलामी की जाती है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे नीलामी होती थी पहले, है ना, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, बिड करते थे, अपनी अपनी वैल्यू किसी चीज़ के लिए नीलामी होती तो, ठीक है। तो उसी बोलते हैं ऑक्शन। तो ऑक्शन क्या है? इट इज़ अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज रहती है उसके लिए प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। तो उससे क्या होता है, जो बायर रहता है उसको अच्छी चीज़ मिल जाती है, जैसे कोई यूनिक चीज़ अगर बिकते रहती है तो, है ना, और जो सेलर होता है उसको अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इस ऑब्वियसली इस पर नोबेल प्राइज़ मिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन ने, इन्होंने न्यू वर्क ऑक्शन थ्योरीज बनाई थी। इन्होंने कुछ कुछ न्यू आइडियाज़ दिए थे कि ऑक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। इंडिया में भी जैसे कोल माइनिंग और ये सब की ऑक्शन होती है ना, जो कोल की, तो ये ऑक्शन जो है मैकेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, ये सब मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट ऑब्वियस है, जब आप ये पढ़ेंगे जल्दी जल्दी एक बार ऊपर से देख लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बीडर बिहेवियर, बेस्ट डिज़ाइन चूज़ करने का काम आता है। इवॉल्विंग नेचर ऑफ ऑक्शन को समझने का काम आता है, ठीक है। अंडरस्टैंड करने का काम आता है आउटकम, जो कि आउटकम था, आउटकम क्या होगा ऑक्शन करने पे, और ऑक्शन का आगे कैसे इवोल्यूशन होने वाला है, वो सब चीज़ के काम आता है। गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको पता चलता है कैसे रिवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग ऑक्शन करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑक्शन करती है तो उसको कुछ रिवेन्यू मिलती है, तो रिवेन्यू को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? जैसे कि ऑक्शन करने पे जो विनर रहता है वो विनर कर्स, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे दिया गया है विनर्स कर्स। विल्सन ने क्या बोला है, ये वो वाले विल्सन नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ओके। तो ये विल्सन ने बोला है कि ये विनर्स कर्स होता है, मतलब जो ऑक्शन करने वाला जो बायर है वो क्या करता है, प्राइस लगा दिया, कुछ हाई प्राइस लगा दिया, तो वो जीत तो जाता है, बट उसको क्या होता है, हैवी प्राइस देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्राइस में। क्योंकि नीलामी होती तो ऐसी होती है ना, पहले कोई लो बीट करता है, फिर उससे हाई लोग ऐसे बीट करते हैं। तो इसे विनर्स कर्स बोला है विल्सन ने, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, ये इसकी लिमिटेशन भी है कि मीन्स जीत के भी नहीं जीत पाते, वो एक्चुअली लूज़ करते हैं, लूज आउट इन रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि इसीलिए इंडिया में एक मैकेनिज्म है कि जब भी इंडिया में ऑक्शन होता है किसी चीज़ का, गवर्नमेंट जब किसी चीज़ की ऑक्शन करती है ना, जैसे स्पेक्ट्रम की, कोल ब्लॉक की, ये सब की ऑक्शन होती है ना, तो जो विनर है, जो जीतता है जिस प्राइस में, उसको सेकंड प्राइस पे करना होता है। मीन्स जिस प्राइस में वो बिट करता है वो पे नहीं करना होता है, उससे जो कम रहता है, जस्ट जो उसकी नेक्स्ट वाली प्राइस है उसे पे करना रहता है, ठीक है। तब वो विनर को वो वाली प्राइस पे करनी होती है, ठीक है। अब ये हो गया विल्सन ने बोला था, ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में पढ़े हैं। अब पॉल रॉगर, इसने क्या बोला था, पॉल मिलग्रॉम सॉरी, इन्होंने बोला है मल्टी स्टेज बिडिंग, कि एक स्टेज में कुछ लोग आ गए, ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी बिड लगाई, ठीक है। अब इनमें से कुछ लोग सेलेक्ट हुए, फिर वो लोग आपस में बिड किए, ठीक है। फिर इनमें से एक दो लोग और सेलेक्ट हो गए, फिर इन लोग आपस में बिड करके लास्ट में जो आइटम है या जो भी चीज़ है वो किसी एक को मिलेगी, ठीक है। तो मल्टी स्टेज बिडिंग में क्या होता है, जो रिवेन्यू रहती है वो ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। क्योंकि सेलर के पास क्या होती है, ज़्यादा रिवेन्यू आती है। और एक और चीज़ होता है इससे कि जो बायर रहता है उसको टाइम मिल जाता है बहुत सारा, ठीक है। एक स्टेज होने के बाद दूसरे स्टेज होने में टाइम लगता है ना, तो उसके पास बहुत सारा टाइम रहता है इसकी एक्चुअल प्राइस को स्टडी करने का, कि ये एक्चुअली में कितने का होगा, है ना। तो वो ये स्टडी करने के लिए भी उसके पास टाइम हो जाता है, ओके। देखो यहाँ पे दो चीज़ बोला गया है, एक तो कॉमन वैल्यू और एक प्राइवेट वैल्यू, ठीक है। कॉमन वैल्यू क्या होती है, जैसे कि बिड की किसी चीज़ की, कोल माइनिंग की, ठीक है, कोल माइनिंग की बिडिंग हुई, तो कोल माइनिंग जो है, जो जिसे कोल ब्लॉक मिला है,
वो पब्लिक को कितना फ़ायदा करेगा, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी उसकी, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और वो कितना पब्लिक को फ़ायदा कर सकता है, ये हो गया कॉमन वैल्यू। और दूसरा होता है प्राइवेट वैल्यू, मीन्स इंडिविजुअल को कितना फ़ायदा होगा। अगर इंडिविजुअल कोई 50 करोड़ में कोल ब्लॉक ले रहा है तो उसे फिर उसे जनरेट करने के बाद उसके पास कितना बचेगा, उसे कितना फ़ायदा होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है देखो, सेंट्रल बैंकर्स जो थे ना, फॉर्मर बैंकर्स, वो लोग क्या किए हैं, फेवर किए हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज शेयर करने का। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है क्या, तो ये एक अलग ही टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे कि एक बैंक है ना, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, और एनबीएफसी ये एक इंस्टीट्यूशन है। तो जैसे बैंक होता है, बैंक से कोई लोग लोन ले लिए, ठीक है, कुछ लोग लोन लिए बैंक से, बट वो लोग बैंक को वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो बैंक में कैसे एक्यूमुलेट हो जाता है, एनपीए के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो वो बैंक का एक बर्डन बन जाता है। तो उनको वापस लेने के लिए, जो लोग वापस नहीं कर रहे हैं पैसे, तो बैंक क्या करती है, एक कंपनी हायर करती है, ठीक है। वो कंपनी कौन सी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, मीन्स एसेट को फिर से कंस्ट्रक्ट करेगी। एसेट जो बैंक का जो लॉस हुआ है उसको बैंक को वापस दिलाएगी, इस बंदे से लेके जिसने लिया था उससे बैंक को वापस दिलाएगी, ठीक है। तो ये होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का फंडा, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे, इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाइज द डेब्टर ऑफ अ बैंक, ठीक है, एट अ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। तो एग्रीड वैल्यू में ये बाय करती है बैंक से, और जो बैंक को कुछ पैसे रिटर्न करती है, जो बैंक की एनपीए के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गई है पैसे, ठीक है। अब इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, नरसिम्हम कमेटी 1 एंड नरसिम्हम कमेटी 2। इसमें जो 2 है 1998 का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने रिकमेंड किया था एआरसी सेटअप करने के लिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और नरसिम्हम कमेटी 1 जो है उसने बोला था कि एक अपने आप में एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाओ, ठीक है, एक ऐसा फंड बनाओ जिससे बैंक को दिया जा सके, ठीक। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये किसने रिकमेंड किया था, बेसिकली नरसिम्हम कमेटी 2 ने रिकमेंड किया था 1998 का। दिस आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट के अंदर है, और आरबीआई में क्या होता है, ये सरफेसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आरबीआई रेगुलेट करती है एआरसी एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो एनबीएफसी के बारे में आप थोड़ा सा जाके पढ़िएगा, ये बैंक की तरह ही होती है, बट ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैसे बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से डिपॉजिट, ओके। तो फर्स्ट जो एआरसी थी वो कौन सी थी, आरकिल, ARCIL, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो ये थी जो कि सेटअप की गई थी आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई, ये 3 बैंक मिला के इसे आरसीएल को सेटअप किए थे। और अब जो है वो 24 ARC हो गए। और एडलविस इज़ द लार्जेस्ट वन, ये आप याद रखना। ये देखो, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकता है। ज़रूरी नहीं है आपसे यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा जाए, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, बट ये बाकी एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब रोल क्या है, देखो आप थोड़ा सा अपना सरफेसी एक्ट के बारे में भी पढ़िएगा। सरफेसी एक्ट में क्या होता है, सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही सिक्योर रहता है, मीन्स सिक्योर्ड लोन को ही एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। जो एआरसी रहती है वो सिर्फ सिक्योर्ड लोन को ही, अनसिक्योर्ड लोन को एक्सेप्ट नहीं करती है, अनसिक्योर्ड लोन से लोगों से पैसा वापस नहीं लेती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जाके आप पढ़िएगा। रोल क्या होता है, देखो ये क्या करती है, एक्विजाइज करती है, चेंज करती है टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, रीशेड्यूलिंग ऑफ डेप को फिर लेती है, सेटलमेंट ऑफ ड्यू सेटलमेंट करती है बायर के साथ, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखो फर्स्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ बैड लोन। पहली बात तो बैड लोन जो रहता है बैंक का, बैंक अपने आप से क्लियर हो गया, बैंक एकदम टेंशन फ्री हो जाता है कि ठीक है, अब बैंक को अपनी बैंकिंग जो उनके जो बैंकिंग जो वेज रहते हैं उन पे ध्यान देना रहता है। रेगुलर बैंकिंग रिलेशंस आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो अब बैंक का जो कस्टमर के साथ रिलेशन था वो भी ख़राब नहीं होता, और बैंक की एक अच्छी इमेज रहती है कस्टमर के सामने, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन मिक्स अप गुड एसेट विद द बैड वन, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, गुड एसेट और बैड एसेट सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब गुड एसेट क्या है और बैड एसेट क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। अब मीन्स ऑफ बूस्टिंग द एंटरप्रेनर्स कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर दिया और बेनिफिट द वोल इकॉनमी, क्योंकि एनपीए हट जाता है ना, तो वोल इकोनॉमी का बेनिफिट करेगी ये, और पैसे वापस भी आ जा रहे हैं, जो पहले वापस नहीं आ पाते थे पैसे, अब वो धीरे धीरे वापस आ जा रहे हैं। बट इसके इश्यूज़ क्या हैं, देखो कि जो एवरेज मीन्स जो रिकवरी हो रही है, मैक्सिमम रिकवरी 21.5% थी 2010 में, सिर्फ 21.5%, मीन्स अगर कोई 100 करोड़ ले रहा है तो वो जो उसका बैंक के पास कितना वापस आ रहा है, सिर्फ 21 करोड़ वापस आ रहा है।
और ये क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई, 2.3% में आ गई 2018 में। ये कितना कम है, सोचो कोई 100 करोड़ ले रहा है, सिर्फ उसका 2 करोड़ ही वापस आ पा रहा है। तो ऐसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से डील करने का, और उनको भी पैसे देने पड़ेंगे फिर बैंक को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, अल्टीमेटली बैंक को लॉस ही हुआ। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एआरसी के पास भी उतने पैसे नहीं होते, दे आर नॉट एडुकेटली कैपिटलाइज, वो भी उतने कैपिटलाइज नहीं होते। और दूसरी बात, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, एनपीए का वेरिएशन होते रहता है, और उसका वैल्यूएशन कितना उसका आ सकता है और कितना नहीं आ सकता, दैट इज रिमेन्स अ कंसर्न। ठीक है, अब क्या होता है, लोन एग्रीगेट लोन जो है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि आपने लोन कितना लिया, ठीक है, और कितना पैसा वापस आ पाएगा अगर रिकवरी भी हो रही है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर में। अभी देखो ना आप, आरबीआई में रजिस्टर है अंडर सरफेसी एक्ट, फिर ये कंपनीज एक्ट के अंदर भी रजिस्टर है। ठीक है, और उसको आरबीआई रेगुलेट करती है एनबीएफसी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर मीन्स ठीक से कंट्रोलिंग डिफाइन ही नहीं कर पाई है, रेगुलेशन हो ही नहीं पाता है ढंग से, तो ये एक उसका लिमिटेशन है। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ब्रिजिंग एनपीए वैल्यूएशन गैप बाय इंट्रोड्यूसिंग सेट ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए, ठीक है, उसी के बेसिस पे फॉर्म होना चाहिए, और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। ये भी आप लिख लेना कि मॉनिटर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना एआरसीज को, कि कैसे कैसे वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसमें सेकंड बोला गया है सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रेस लोन सेल्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ ऑनलाइन सब देख सके और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, प्रिपेयरिंग अ पैनल ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक मैनेजमेंट फर्म्स और इंडिविजुअल। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए कि अगर बड़े इंडस्ट्रीज़ को देना है तो इंडस्ट्रीज से कैसे पैसे लेना है, और कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, मीन्स अ रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर ऑन। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड कंट्रोल किया जाता है इन सब पे। ठीक है, रेगुलेशन और मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो एक रिलैक्सेशन होना चाहिए जो कि प्राइवेट एंटिटीज़ को क्या करेगी, इंकरेज करेगी। अब देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि एआरसी बना दिया, अब वो पैसा लेने के दम पे, मतलब उसको पैसा लेना उनका काम है, तो पैसा लेने के लिए अब वो डेप्टर को मार रही है, पीट रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनीज को डिस्करेज करेगी, फिर वो कभी लोन नहीं लेंगे, फिर जब अगर लोन नहीं लेंगे तो जॉब कैसे देंगे लोगों को, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए एक बैलेंस्ड वे होना चाहिए जिसमें लोगों को इनकरेज भी करे वो। ओके।